भारत की आज़ादी की लड़ाई में ना कई ऐसे हीरो हैं जिनकी कहानी हम ठीक से जानते ही नहीं। आज हम एक ऐसे ही लीडर की बात करने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस। और हम उनकी उस जीत की कहानी जानेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो जाती है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं और इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, दुनिया आग में झुलस रही है और उस वक्त की दो सबसे बड़ी ताकतें नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान एक अकेले भारतीयों को बचाने के लिए, उसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रही थीं? मतलब ये कहानी किसी भी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। देखिए, तारीख थी 9 फरवरी 1943। सुभाष चंद्र बोस एक जर्मन यू बोट मतलब पनडुब्बी में सवार होते हैं। अब ये कोई मामूली सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये 90 दिन का एक ऐसा सफर था जहां हर पल मौत का खतरा था। अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए उस समंदर से गुजरना था जहां चप्पे चप्पे पर ब्रिटिश नौसेना तैनात थी। और फिर जो हुआ वो तो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मैडागास्कर के पास बीच समंदर की लहरों पर एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में ट्रांसफर। बोस एक छोटी सी नाव के जरिए जर्मन यू बोट से निकलकर एक जापानी सबमरीन में पहुंचते हैं। सोचिए जरा वो मंजर। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि बोस को ये सब करना पड़ा, इतना बड़ा खतरा मोड़ लेना पड़ा। अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उनके उस मशहूर ग्रेट एस्केप तक। देखिए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, दो बार अध्यक्ष भी बने। लेकिन आज़ादी कैसे मिले, इस बात पर उनकी और गांधी जी की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। इसी वजह से जुलाई 1940 में उन्हें एक प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि अंग्रेज सरकार घबरा गई। उन्होंने बोस को रिहा तो किया, लेकिन कलकत्ता में उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। और यहीं पर आज़ादी के दो रास्ते एकदम आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। एक तरफ थे गांधी जी और उनका अहिंसक रास्ता, जो बातचीत से धीरे धीरे डोमिनियन स्टेटस की तरफ बढ़ रहा था। मतलब आज़ादी तो मिले, लेकिन ब्रिटिश राज के अंदर ही। और दूसरी तरफ थे बोस, उनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। उन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी, कोई समझौता नहीं। और उनका वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी सोच थी। वो मानते थे कि आज़ादी की एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है, और अगर इसके लिए हथियार भी उठाने पड़े तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो बस इसी सोच के साथ उन्होंने अपने घर से भागने का एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सबसे पहले तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, चश्मा लगाया और बन गए एक बीमा एजेंट, मोहम्मद जियाउद्दीन। फिर 16 जनवरी 1941 की आधी रात को उनके भतीजे ने अंग्रेज जासूसों की नज़रों से बचाकर उन्हें गाड़ी में शहर से बाहर निकाला। वहां से उन्होंने पेशावर के लिए ट्रेन पकड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश राज की सीमा पार करने के लिए उन्होंने एक और भेष बदला। अब वो एक बहरे और गूंगे पठान थे जो खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होते हुए अफगानिस्तान में दाखिल हुए। अच्छा, अफगानिस्तान से वो एक नकली पासपोर्ट पर रूस होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हिटलर से भी हुई, पर बोस को ये समझने में देर नहीं लगी कि हिटलर को भारत की आज़ादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस अंग्रेजों के खिलाफ बोस को इस्तेमाल करना चाहता था। तो फिर बोस ने अपना रुख पूरब की तरफ किया, जापान की ओर। और सिंगापुर पहुंचते ही उन्हें वो मौका मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वहां हजारों भारतीय सैनिक थे जिन्हें जापान ने लड़ाई में बंदी बना लिया था। बोस ने इन्हीं सैनिकों में आज़ादी की एक नई आग जलाई और आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए को फिर से जिंदा कर दिया और उसकी कमान खुद अपने हाथों में ले ली। आईएनए की बुनियाद 3 शब्दों पर टिकी थी, जो उसका मोटो भी था। इत्तेफाक यानी यूनिटी, एतमाद यानी फेथ, और कुर्बानी यानी सैक्रिफाइस। और एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, आईएनए की जो फौजी टुकड़ियां थी, जो ब्रिगेड्स थीं, उनके नाम देखिए, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। सोचिए, बोस ने अपनी ब्रिगेड के नाम अपने राजनीतिक विरोधियों के नाम पर रखे थे। ये दिखाता है कि मतभेद अपनी जगह थे, लेकिन सम्मान अपनी जगह। इतना ही नहीं, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर सिर्फ महिलाओं की एक फाइटिंग रेजिमेंट भी बनाई, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। तो अब बोस के पास अपनी एक फौज थी, एक साफ मकसद था और एक ही नारा था, दिल्ली चलो।
प्लान ये था कि बर्मा के रास्ते भारत में घुसकर अंग्रेजों को यहां से निकाल बाहर किया जाए। ये आजादी की आखिरी लड़ाई की तैयारी थी। साल था 1944। इंडियन नेशनल आर्मी ने जापानी फौज के साथ मिलकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे दी। इम्फाल और कोहिमा में जबरदस्त जंग हुई, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। खराब मौसम, खाने पीने और हथियारों की कमी और सामने से अंग्रेजों की ताकतवर फौज, INA को पीछे हटना पड़ा। अगर सिर्फ जंग के नजरिए से देखें तो हाँ, ये मिशन फेल हो गया था। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या बोस का सपना अधूरा रह गया और उन हजारों सैनिकों की कुर्बानी बेकार चली गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। असल में INA की सबसे बड़ी जीत उसकी हार के बाद ही शुरू हुई। हुआ ये कि जंग के बाद अंग्रेजों ने INA के पकड़े गए सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। वो दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों से बगावत का अंजाम क्या होता है, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। इन मुकदमों के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। और जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये थी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी और नेवी, मतलब जिन हिंदुस्तानी सैनिकों के दम पर 200 साल से अंग्रेज राज कर रहे थे, उन्हीं के बीच बगावत शुरू हो गई। वफादारी की वो दीवार ही ढह गई जिस पर पूरा ब्रिटिश राज टिका था। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कहीं और से नहीं बल्कि खुद उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मुंह से आया जिसने भारत को आज़ादी दी। क्लेमेंट एटली ने सालों बाद ये बात मानी थी कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने की सबसे बड़ी वजह गांधी जी का आंदोलन नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी INA की वजह से भारतीय सेना में जो वफादारी खत्म हुई थी वो थी। उन्होंने गांधी जी के आंदोलन के असर को मिनिमल यानी बहुत कम बताया था। तो बोस ने वो कर दिखाया था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। लेकिन विडंबना देखिए, वो खुद आज़ादी का वो सूरज नहीं देख पाए और उनकी मौत भी उनकी जिंदगी की तरह एक बहुत बड़ा रहस्य बन गई। सरकारी तौर पर तो यही कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। लेकिन इस थियरी पर आज भी बहुत सवाल उठते हैं। कई लोग मानते हैं कि कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था, ये तो बस दुनिया की नज़रों से ओझल होने का एक तरीका था। कुछ कहते हैं कि उन्हें पकड़ लिया गया था। एक थियरी तो ये भी है कि वो पहचान बदलकर भारत में ही गुमनामी बाबा के नाम से रहे। और इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है ये बात कि ताइवान के सरकारी रिकॉर्ड्स में उस दिन ऐसे किसी प्लेन क्रैश का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। तो आखिर कौन थे सुभाष चंद्र बोस? एक देशभक्त जिन्होंने आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, एक प्रैक्टिकल रणनीतिकार जिन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाया, या फिर एक ऐसी पहेली जो आज तक नहीं सुलझी? उनकी असली विरासत क्या है? ये वो सवाल हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने वाकई भारत की आज़ादी की कहानी का रुख ही मोड़ दिया था।